बहुत बहुत स्वागत है आपका हरी सोलनम लर्निंग हब में। आज हम क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 की, जो कि ज्योग्राफी के 3 चैप्टर हैं, उनकी हम बात करेंगे। भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट क्या है। इससे पहले हम मौसम और जलवायु में अंतर काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं। अगर आप नए लर्नर हैं तो फिर आपके लिए बता दें कि ये भारत एवं विश्व भूभाग, इसमें हम पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर हमने भारत की भौगोलिक विविधताएं पढ़ी कि भारत में पहाड़, पर्वत, मैदान, मरुस्थल आदि। मौसम मौसम समझा कि किस प्रकार का मौसम होता है। फिर उस आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु, भारत की मौसम संबंधी दशाएं, जलवायु, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भारत की जलवायु को आज हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है भारत की जलवायु। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और भी वीडियो अच्छे आपको मिलते रहेंगे। ये एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, आपको आपके लिए एक कंप्लीट ज्योग्राफी बैच भी चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारत की जलवायु, इंडियन क्लाइमेट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें बेसिक चीज़ें रहेंगी, हम आपको सभी समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, ये एक सुभाषतान की एक सूक्तियां हैं कि काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी समस्य शालिनी देशो अयम क्षोभ रहिता ब्राह्मण असंतु निर्भया। वर्षा समय पर हो, पृथ्वी अन्न से समृद्ध हो, यह देश अशांति रहित हो, ब्राह्मण लोग भय से रहित हो। तो ये क्या है, हर एक चैप्टर की शुरुआत कुछ आदर्श वाक्यों से या कुछ श्लोकों से होती है। ये न्यू एनसीईआरटी की खास बात है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कुछ चित्रों के साथ शुरुआत होती है। अलग अलग मौसम को दर्शाया गया है इसमें। यहाँ पर कुछ प्रश्न है महत्वपूर्ण, इनको पहले समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। भारत जलवायु को कौन कौन से तत्व विविध बनाते हैं, मतलब फैक्टर कौन कौन से हैं। मानसून क्या है, यह कैसे बनता है। मानसून और मौसम दो अलग चीजें हैं। जलवायु का समाज, संस्कृति और आर्थिक स्थिति क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम समझेंगे। जलवायु की समझ हमें प्राकृतिक आपदा के लिए तैयार रखने में किस प्रकार सहायता करती है। और जलवायु परिवर्तन क्या है, जो क्लाइमेट चेंज है, आज की एक भारी समस्या बनती जा रही है। आज आप देख रहे हैं पंजाब वगैरह में बहुत बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सब चीजें क्लाइमेट चेंज का ही प्रभाव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मौसम, ऋतुएं और जलवायु तीनों को समझते हैं। तो दो चीजें हैं, एक मौसम, एक जलवायु। मौसम क्या है, मौसम होता है दीर्घकालिक, सॉरी, मौसम होता है अल्पकालिक, मतलब किसी क्षेत्र में। ठीक है, किसी क्षेत्र में किसी छोटे समय, जैसे कई एक आध दिन हो सकता है, घंटे हो सकते हैं, उसमें मौसम संबंधी, हम मौसम के फैक्टर होते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे। तापमान, ठीक है, वायुदाब, आर्द्रता, ठीक है, डेंसिटी, ये सब चीजें क्या मौसम को प्रभावित करती हैं। तो एक अल्पकाल समय में मौसम संबंधी जैसे कौन से फैक्टर, तापमान, वायुदाब, इन सब के अध्ययन का हम पता लगाते हैं। तापमान ज्यादा है तो गर्म मौसम है, ठीक है, तापमान कम है, ठंडी का मौसम है। ये सब चीजें हम इनका अनुमान कैसे लगाते हैं, एक छोटे से समय में हम इनका अनुमान लगाते हैं। जबकि जलवायु क्या है, जलवायु एक लॉन्ग प्रोसेस है, दीर्घकालिक, मतलब एक लंबे समय, जैसे एक कई वर्ष हो सकते हैं, कई दशक हो सकते हैं। ठीक है, तो इन लंबे समय में मौसम संबंधी घटनाओं में जो अंतर पाया जाता है, जैसे मौसम, मान लो कोई पर्टिकुलर हम ले लें ग्रीष्म ऋतु का मौसम, ठीक है, ग्रीष्म काल ले लें हम, ग्रीष्म काल। गर्मियों का मौसम ले लें, मान लो गर्मियों का मौसम अपने यहाँ 2 महीने रहता है। कितने, 2 महीने, जून और जुलाई मान लेते हैं हम। ठीक है, जून और जुलाई, या मई या जून, ठीक है, मई या जून मान लेते हैं, या 3 महीने मान। लेकिन धीरे धीरे क्या मौसम में परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, ये जो 3 महीने पहले रह रहा था, अब वो काफी पहले से आ जा रहा है, मई से पहले ही आ रहा है, अप्रैल में आ जाता है। अप्रैल में आने के बाद वो जा रहा है अगस्त में। तो मौसम का जो समय हो गया वो बढ़ गया।
तो ऐसी मौसम संबंधी घटनाएं जब परिवर्तित होती हैं, उसमें टाइम में परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर आदि में जब परिवर्तन होता है, तो वो दीर्घ प्रोसेस, एक लंबे समय तक ये सब चीजें चलती रहती, तो काफी परिवर्तन आ जाता है। जैसे ताप का बढ़ना, आज हम वैश्विक तापन की स्थिति को देख रहे हैं कि ताप का बढ़ना, वैश्विक तापन बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, पहले से ऐसे घटनाएं घटित हुई, मौसम में बदलाव हुए जो जलवायु में परिवर्तन का कारण बने। तो पूरी एक लॉन्ग प्रोसेस है वो जलवायु में परिवर्तन। जलवायु क्या है, एक दीर्घकालिक घटना है, मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं हम उसके अंतर्गत। मौसम में हम तापमान, वायु दाब आदि का अल्पकालिक विवरण समझते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। जलवायु एक ऐसा शब्द है, आइए थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं क्या दिया है, जिसका प्रयोग लोग सामान्यतः दैनिक बातचीत में करते हैं। प्रायः इसका तात्पर्य मौसम से होता है, जलवायु से नहीं। दोनों में क्या अंतर है, ये भी समझा रहा है कि मौसम वह है जिसे हम प्रतिदिन या हर घंटे अनुभव करते हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग नहीं है, अल्पकालिक। जैसे वर्षा हो गई, तेज धूप हो गई, तेज हवा, यह समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। दूसरी ओर जलवायु मौसम का वह प्रतिरूप है जो किसी क्षेत्र या प्रदेश में लंबे समय तक, कम से कम कई दशकों तक अनुभव किया जाता है। तो वही चीज है, ठीक है। इसका क्षेत्रानुसार अलग अलग वितरण भी होता है, किसी क्षेत्र में वैश्विक तापमान कम है, किसी में ज्यादा है, तो किसी की जलवायु अलग है, कहीं पर अलग है, ये सब चीजें रहे। इससे पहले हम विभिन्न प्रकार की जलवायु पर चर्चा करें, आइए संक्षेप में ऋतुओं के विषय में जान ले। ऋतुओं भी समझ लीजिए। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमण करती है, जिससे ऋतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक ऋतु कुछ महीनों तक रहती है और प्रतिवर्ष पुनः आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वर्ष में अनेक ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ये ऋतुएं क्रमशः एक चक्र के रूप में आती हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऋतुओं का संबंध मौसम से या जलवायु से कैसे है इन दोनों में। तो मौसम ऋतुओं के अनुसार परिवर्तित होती है, जो गर्मी में शुष्क एवं गर्म और मानसून में आर्द्र और वर्षा वाला होता है। मतलब मौसम से ही संबंधित होती है ऋतुएं। मौसम के अनुसार, जैसे गर्मी का मौसम है तो वहां पर शुष्क और गर्म रहेगा मौसम, मानसून। और आर्द्रता में आर्द्रता है तो उसमें वर्षा वाला मौसम रहेगा। किसी भी क्षेत्र विशेष की ऋतुओं के प्रतिरूप का वहां की जलवायु से गहरा संबंध होता है। विश्व के अधिकतर क्षेत्रों में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। इन 4 ऋतुओं के साथ ही भारत में वर्षा ऋतु भी होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा एक वर्ष में विशिष्ट समय में वर्षा ऋतु या मानसून में ही होती। यहाँ पर एक शब्द आएगा मानसून, ये क्या है इसको भी हम आगे समझें। ठीक है, तो ये काफी ये ऋतुएं हैं। बसंत ऋतु सर्दी और गर्मी के बीच, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर शरद ऋतु। शरद ऋतु वो होती है जो गर्मी और शीत ऋतु के बीच में, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार की 4 ऋतुएं प्रमुख है। यदि हम अपने आसपास की दुनिया का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि मानव, पौधों और पशु जीवन ऋतुओं के साथ सामंजस्य में है। हमें जो फसलें उगाते हैं, भोजन करते हैं, वस्त्र पहनते हैं, ये सभी मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। क्षेत्रानुसार बसंत की शुरुआत में कुछ पेड़ और झाड़ियां खिलती हैं, कुछ स्थानों पर वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं या शरद ऋतु के आते ही अपना रंग बदल देते हैं, और कुछ पशुओं के शरीर पर ठंड के महीनों में घने बाल विकसित हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, देखो ऐसा है कि जिस प्रकार का आवरण रहता है उसी प्रकार से लोग या जीव जंतु अपने आप को उस नेचर में ढालने का प्रयास करते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे जो भी लोग हैं रहते हैं, वो अपने लिए सुविधाएं खोजते हैं, ठंड से बचने के लिए अनेक प्रकार के वहाँ के जानवरों के चर्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के जो कपड़े होते हैं, ऊनी वस्त्र, उनको हम बनाते हैं, उससे अपनी रक्षा करते हैं। और ऐसे वहाँ पर ऐसे पदार्थ या ऐसे हम कह लें फल वगैरह रहते हैं, ऐसी फसलें रहती हैं जहाँ पर वो गर्म रहती हैं, तो अनेक नेचर के हिसाब से सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, जहाँ जैसा नेचर है वहाँ वैसे उसके अनुकूल आपको वस्तुएं मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आइए पता लगाएं कि आप प्री कौन ऋतु कौन सी, ये सब चीजें आप अपने करते रहिएगा। आगे चलते हैं। सामान्यतः जलवायु लंबे समय तक स्थिर बनी रहती है, मौसम लंबे समय तक नहीं रहता है। मौसम जैसे आज का मौसम, आज कहो वर्षा हो गई, कल एकदम अचानक धूप हो गई तो गर्म हो सकता है। तो मौसम
घंटों में भी बदल सकता है, दिनों में भी बदल सकता है, महीनों में, ज्यादा इससे लंबा नहीं जाता। आज का मौसम खिली धूप है तो गर्म हो जाएगा, और अचानक कल वर्षा हो गई तो ठंडा मौसम हो जाएगा। तो ये मौसम है, लेकिन जलवायु एक लंबे समय तक टिकी रहती। हालांकि वैज्ञानिक हाल के दशकों में विश्व की जलवायु में परिवर्तन का अंकन कर रहे हैं। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि कई परिवर्तन मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हो रहे हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन आपको पता ही होगा। मौसम क्या है? वह है हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते हैं, जैसे तेज हवाएं, वर्षा, गर्मी, पता है हमको ये पॉइंट। उसके बाद ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं, और प्रत्येक ऋतु में किसी स्थान का मौसम भिन्न होता है। हर एक ऋतु में अलग अलग, और प्रत्येक वर्ष ये कालानुक्रम चलती रहती। जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में, आपको पता हो कि पृथ्वी एक चक्कर सूर्य का कितने दिनों में करती है? 365 दिनों में। ठीक है, और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो ये जो पूरा ईयर का सर्किल है, ठीक है, एक वर्ष में पूरा कर रही है, तो उसी वर्ष में ऋतुएं आती। ठीक है, अब मौसम संबंधी घटनाएं भी परिवर्तित होती हैं। जैसे आपको मालूम हो कि पृथ्वी क्या है, एक चक्कर लगाती है सूर्य का। ठीक है, एक कक्षा में लगाती है। मान लो यहाँ पर सूर्य, ठीक है, तो एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती, ये अर्थ है, मान लो ये सन है। ठीक है, और एक समय यहाँ पे आ जाए पृथ्वी तो दूर हो गई। ठीक है, तो ये भी घटना रहती है। तो इससे क्या होगा, ताप में अंतर यहाँ पर अब पास में रहेगा तो ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करेगी अर्थ, यहाँ पे दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये होती है 51 मिलियन में होती है लगभग, और यहाँ पर होती है 96 के करीब। ठीक है, ये आपका जो होता है ये सिस्टम 1 जनवरी को होता है। 1 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, और 1 जनवरी नहीं है, सॉरी 3 जनवरी है, और 4 जुलाई, JULY 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर रहती है। ठीक है, इसके और भी फैक्टर हैं, और भी इसके लाभ हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जलवायु किसी विशेष क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसमी प्रतिरूप है। विश्व में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब हम भारत में पाई जाने वाली जलवायु के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानें। ठीक है, जलवायु और मौसम और ऋतुओं में हम समझ गए कि क्या चीजें हैं। अब आ जाते हैं भारतीय जलवायु के प्रकार। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं भारत विविधताओं का देश है। यह बात इसकी जलवायु के बारे में भी उतनी ही सत्य। उत्तर में हिमालय पर्वत, ये हम चीजें पढ़ चुके हैं, में अल्पाइन जलवायु मिलती है। अल्पाइन शब्द कहाँ से लिया गया है? यूरोप के आल्पस पर्वत से। ठीक है, यूरोप के आल्पस पर्वत से ये लिया गया है, जहाँ शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी और बर्फीली होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शीतल होती है। अल्पाइन शब्द आल्पस से लिया गया है, जो यूरोप का एक पर्वत श्रृंखला है। संभवतः यहीं पर आपको भारत में सबसे अधिक मोटे कपड़े पहने लोग देखने को मिलेंगे। तो एक हो गई कैसी जलवायु? ठंडी जलवायु हमारे हिमालय वाले क्षेत्रों। हिमालय के निचले क्षेत्रों और भारत के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु प्रायः समशीतोष्ण, टेम्परेट कही जाती, समशीतोष्ण, क्योंकि सर्दियां कम ठंडी होती हैं और गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती। यहीं पर हमें कई पर्वतीय पर्यटन स्थल मिलते हैं, जहां मैदानी क्षेत्रों की गर्मी से राहत पाने के लिए प्रायः लोग आते हैं। मतलब हिमालय के थोड़े निचले क्षेत्रों में, निचला क्षेत्र कौन सा? जहाँ पर बर्फ भी पड़ती है, हल्की गर्मी भी, मौसम थोड़ा ठंडा भी, मतलब बिल्कुल पहाड़ों पे चले जाएंगे तो पूरा बर्फ से ढका हुआ मिलेगा। थोड़ा नीचे जैसे कि हम चले जाएं इधर, आप देखिए इस प्रकार से, तो ये भारत में आप देखिए कि ये पूरा हिमालय क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक पूरा गया। ठीक, तो ये तो बहुत ऊंचा वाला भाग है, ऊंचाई है यहाँ पे बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, पहाड़ियाँ। तो नीचा भाग जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड वाला भाग हो गया, जम्मू कश्मीर का थोड़ा नीचा वाला भाग, दक्षिणी भाग, तो यहाँ पर क्या है, काफी पर्यटन स्थल मिलेंगे आपको। ये सब चीजें यहाँ पर लोग जाते हैं। यहाँ का मौसम कैसा रहता है? टेम्परेट रहता है, समशीतोष्ण रहता है। समशीतोष्ण क्या है? शीतोष्ण पहले समझो, फिर समशीतोष्ण समझाते हैं।
शीतोष्ण ये वाला भाग, ठीक है, ये है 0, ये है 30 कह लें हम इसको, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर फिर आएगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो ये वाला भाग कहलाता है उष्ण, ठीक है, और ये वाला भाग कहलाता है टेम्परेट यानी समशीतोष्ण, और ये शीतोष्ण यानी ठंडे और गर्मी के बीच वाला भाग, जहाँ पर मौसम सम है उसको क्या कहेंगे, टेम्परेट। तो यहाँ पर जो हमारा भाग आता है वो टेम्परेट वाला भाग आता है, क्योंकि सर्दियां कम ठंडी और गर्मियां बहुत अधिक ठंडी हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी मैदानों में जलवायु उपोष्ण कटिबंधी सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल बताया, उपोष्ण कटिबंधी वही चीज हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है मान लो, ये है आपकी विषुवत रेखा, उसके बाद ये 30 डिग्री, इधर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और इधर ये 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला भाग हो गया 30 से 30 डिग्री, नॉर्थ और साउथ दोनों ओर क्या हो गई चीजें आपकी, उष्ण हो गया, उष्ण वाला भाग। ये हो गया समशीतोष्ण, इसके बीच में समशीतोष्ण और इसके बीच में हम कह सकते हैं कौन सा भाग आएगा, सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र, जहां ग्रीष्म काल अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु ठंडी होती है। यहीं पर भारत का अधिकांश गेहूं उगाया जाता है। ये भाग कौन सा है, हमारा मध्य भारत, ठीक है। फिर आता है पश्चिम में थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क है, जहाँ दिन अत्यधिक गर्म, रात है ठंडी और वर्षा बहुत कम होती है। वहाँ के लोगों ने जल संग्रह करने और बचाने के लिए अनोखे उपाय विकसित किए, ठीक है। अगला है पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीने में भारी वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय पट्टी कहाँ पे है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, पश्चिम किधर है, इधर की ओर। इधर कौन सी पट्टी है, आप गुजरात के नीचे वाले भाग में ये जो पूरी पट्टी आप देखेंगे, ठीक है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट है। ये सब चीजें हम पढ़ के आ रहे हैं। ये पूरी पट्टी यहाँ पर इधर से जब हवाएं आती हैं तो यहाँ पर इससे टकराकर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने से संघनन की क्रिया होकर बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पे होती। तो वही बता रहा है कि पश्चिमी तटीय पट्टी में मानसून के महीनों में जब मानसून आता है तो वर्षा बहुत ज्यादा होती है, जिससे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यहाँ पर बन जाती है। ये जलवायु के प्रकार हैं, ठीक है, कौन सी बनती है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बनती है। ये वाला रीजन कहाँ पे आ गया, ये चूंकि कर्क रेखा के इधर आ गया। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती, गुजरात से, तो ये गुजरात के नीचे से वाला भाग है। तो नीचे वाला भाग क्या बन गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बन गया। तो यहाँ की उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, ठीक है, ट्रॉपिकल, जो चावल और मसालों की खेती के लिए अनुकूल है, चूंकि यहाँ पर क्या है, वर्षा ज्यादा है। मध्य दक्कन पठार की जलवायु अर्ध शुष्क है। कैसी है, अर्ध शुष्क, जिसमें ग्रीष्मकाल गर्म, सर्दियां हल्की ठंडी और वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा। मध्य दक्कन ट्रैप आपको पता है, ठीक है। ये वाला भाग पूरा बीच में, यहाँ पर आपके कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है, कुछ भाग महाराष्ट्र का, ये सब चीजें यहाँ पर रहेंगी। पूर्वी भारत और दक्षिणी प्रायद्वीप में हल्की सर्दी और मानसूनी हवाओं द्वारा नियंत्रित अलग अलग आर्द्र और शुष्क अवधियों के साथ उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जलवायु का अनुभव किया जाता है। आप इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय शब्दों का अर्थ आगे समझेंगे, जो उष्णकटिबंधीय कहे जाने वाली दो विशेष समांतर अक्षांश रेखाओं से संबंधित है। अभी इन चीजों को भी आगे समझाया गया है, तो अच्छे से समझेंगे। अब जलवायु को निर्धारित कौन कौन करता है, इसके फैक्टर कौन कौन, कारक, इसके कारक कई, जैसे विभिन्न प्रकार की जलवायु का निर्माण किन कारणों से हो रहा है, अनेक कारक इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। वैश्विक स्तर पर कुछ समान कारक हैं, जैसे कि पहला है अक्षांश और देशांतर। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़े थे, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो वो पहले जाके पढ़ लीजिए, ठीक है। लैटिट्यूड्स, लेटी हुई रेखाएं जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जो कि काल्पनिक है नहीं लेकिन काल्पनिक है, उनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। तो वो होते हैं अक्षांश, ठीक है।
और जो खड़ी हुई रेखा पाई जाती, ठीक है, उनको हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। तो लेटी हुई लैटिट्यूड और खड़ी हुई लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश कैसे इसको प्रभावित करते देखो, ने कक्षा 6 अक्षांशों के विषय में पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। अक्षांश भूमध्य रेखा की दूरी मापे जाते हैं, और जैसे जैसे हम दूरी पढ़ा अक्षांश देशांतर बारे में। आगे चलते हैं, भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थान जो निम्न अक्षांश पर है। निम्न अक्षांश मतलब निम्न में छोटे, नीचे अक्षांश, नीचे अक्षांश यानी जीरो के आसपास वाले, ठीक है, जीरो के आसपास वाले अक्षांश यानी कर्क और मकर रेखा के बीच वाला भाग हम कह सकते हैं। वे गर्म रहते हैं। गर्म क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो इस डायग्राम से बताया जाए, सूर्य का प्रकाश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला भाग है वहां पर लंबवत पड़ता है। लंबवत प्रकाश का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई ये सरफेस है, यहाँ से कोई टॉर्च लगाई जाए तो सीधा बिल्कुल हो, तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा प्रकाश पड़ेगा लंबवत, उतने ही स्थान पे जितना है लंबवत, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये सूर्य का प्रकाश है, इतना फोकस में आ रहा है, ठीक है। इसमें सूर्य की किरणें हैं जिनको हम लघु किरणें कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, तो ये लंबवत हैं, सीधी हैं, तो इतने क्षेत्र पर ये क्या हो रही हैं, पड़ रही हैं पृथ्वी के, ठीक है। और इसके बाद क्या है, अगला भाग देखो, ये इधर वाला भाग, इधर भी वही है, वही आ रही है किरणें, शॉर्ट वेव्स आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पृथ्वी थोड़ी घूमी हुई है, तो ये क्या हो रही है, तिरछी आपतित हो रहे हैं। चूंकि सूर्य का प्रकाश, सूर्य तो एक ही स्थान पर है, और यहाँ से यहाँ पर तो लंबवत किरणें भेज रहा है, लेकिन जब यहाँ तक जाती हैं तो ये कैसी हो जाती हैं, तिरछी हो रही हैं। तिरछी होने के कारण ये ज्यादा एरिया कवर करेंगी, ठीक है। ज्यादा एरिया कवर करेंगे तो ऊष्मा तो उतनी है, ऊष्मा उतनी है तो ज्यादा एरिया में फैल रही, तो ऊष्मा का वितरण ज्यादा हो गया, तो ऊष्मा कम मिलेगी एक पार्टिकल। जैसे एक ये कण है, इस पे अगर ऊष्मा ज्यादा फैल गई तो इस पर कम मिलेगी, और इधर अपेक्षाकृत लंबवत पड़ रही है तो इसको ज्यादा मिल जाएगी। तो अंतर ये है। तो जो निम्न अक्षांश है वहां पर सूर्य का प्रकाश लंबवत रहता है, किरणें लंबवत रहती हैं, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर अपेक्षाकृत कम रहेगा। एक रीजन और है इसका, दूसरा रीजन है एल्बिडो। क्या है एल्बिडो? एल्बिडो क्या है, प्रत्यावर्तन। एल्बिडो क्या है, प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब सूर्य से जो भी किरणें आई, शॉर्ट वेव्स आई, वो टकराकर वापस लौट गई, क्या हो गई, वापस लौट गई, इसको कहते हैं एल्बिडो। तो बर्फ का, और उसमें भी ताजी बर्फ का एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है। अगर आप बर्फ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, उसका परावर्तन हो जाता है। तो वही प्रक्रिया है, जो कि पोलर ध्रुव ठंडे होते हैं तो वहां पर बर्फ जमी हुई है, तो और उसका प्रकाश चला जाता है वापस, इसलिए वहां पर ठंडे प्रदेश है। तो निम्न अक्षांश पर वे गर्म रहते हैं, जबकि ध्रुव उच्च अक्षांश के पास स्थित स्थान ठंडे होते हैं। ऐसा उस कोण के कारण होता है जिस पर सूर्य की किरणें किसी क्षेत्र विशेष पर पड़ती हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर किरणें लगभग लंबवत होती हैं, जिससे उनकी संपूर्ण ऊर्जा पृथ्वी की सतह के एक छोटे से क्षेत्र पर ही केंद्रित होती है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों की किरणें झुकी हुई या तिरछी होती हैं, और ऊर्जा एक बड़ी सतह पर वितरित हो जाती है, वही चीज है। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत बड़े भाग से लंबी दूरी पार करके गुजरना पड़ता है, जैसे एक चित्र में 3 दर्शाया गया है, ठीक है, जिससे उनकी ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। ऐसा भी है, देखो वायुमंडल है इसके आसपास, पृथ्वी के आसपास क्या है, पूरा वायुमंडल। इधर देखो, ये है पृथ्वी, और इसके आसपास क्या है, पूरा है वायुमंडल से घिरी हुई, ठीक है, पूरी घिरी हुई है पृथ्वी, पूरी वायुमंडल से घिरी हुई है। तो अब यहाँ पर है सूर्य, ठीक है। अब इससे जो प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, तो ये जो लंबवत आ रही हैं चूंकि यहाँ पर, तो ये जो इतनी दूरी है, केवल इतनी ही दूरी, मान लो ये किस कम है, जितनी भी हो, मतलब उसका ऐसी है कोई वस्तु, तो इसका डायरेक्ट इसने प्रवेश किया सीधा, तो इतनी ही, केवल जितनी उसकी मोटाई है उतना ही उसको कवर करना पड़ा।
लेकिन जब ये इस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, तो ज्यादा एरिया का कवर करेगी, इस वायुमंडल का करेगी। तो वही है कि वायुमंडल से जब लंबवत पड़ रही है तो उसको कम मोटाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उधर ज्यादा एरिया कवर करना पड़ रहा है। तो वायुमंडल में क्या करता है, उसका अवशोषण करता है, तो उसका कुछ ऊष्मा उसमें भी चली जाती है, तो इसलिए ध्रुवों पर और कम ऊर्जा पहुंचती है। ठीक है, तो ये कारण है इसका, ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवत रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम ताप मिलता है। हम इसे भारत में भी देख सकते हैं। कन्याकुमारी और निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण लगभग पूरे वर्ष गर्म रहते हैं, जबकि उत्तर में स्थित श्रीनगर जैसे स्थान बहुत ठंडे हैं। तो भारत भी इसी प्रकार की स्थिति से गुजरता है। अब दूसरा होता है एल्टीट्यूड्स, ऊंचाई। ऊंचाई भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें, जलवायु में, जलवायु टेम्परेचर आदि में। जैसे ऊपर जाने पर हम अगर ट्रोपोस्फीयर की बात करें, क्षोभ मंडल की बात करें, तो ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान कम होता है। ठीक है, जबकि जब हम ट्रोपोपाज के ऊपर जाते हैं, यानी क्षोभ सीमा के ऊपर जाते हैं, तो फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो हमने पाठ में पर्वतीय पर्यटक स्थलों के विषय में पढ़ा है, जो अपनी ठंडी जलवायु कारण लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जिनमें मुन्नार, खैनी, उधमडल, ऊटी, मदकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग आदि ये कैसे हैं, पर्यटक क्षेत्र हैं। पर्यटक जाते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, चूंकि ये ऊंचे स्थान है। ऊंचे स्थानों पर अपेक्षाकृत गर्मी कम रहती है। अब जानते हैं कि ये स्थान मैदानों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन यह उनके ठंडे तापमान की व्याख्या कैसे करता है कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम क्यों हो रहा है। आप इसका पूर्ण उत्तर बाद में अपनी विज्ञान की कक्षाओं में जानेंगे। इसका उत्तर यही है, सीधा सा, देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये है पृथ्वी। अब मान लो कोई भाग ऊंचा है, जैसे मान लो इधर प्लेन है, ये प्लेन एरिया है जहां पर हम पेड़ देख रहे हैं, और इस ओर क्या है, माउंटेन है। क्या है, माउंटेन है। इधर की ओर माउंटेन है, पर्वत है। ठीक है, पर्वत पे कुछ भाग ऐसा है, आप देख सकते हैं। इधर पे एक पर्यटक क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला लोकेटेड। अब चूंकि क्या होता है कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो क्या हो रहा है, दिन भर के जो ऊर्जा आ रही है सूर्य से, उससे क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, क्या होता है, गर्म होता है। तो नीचे टेम्परेचर हो गया गर्म, पृथ्वी की सतह। अब ये गर्म हवा जब इसके संपर्क में आती है तो गर्म होती है। गर्म जो भी अगर हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है। क्यों उठती है, क्योंकि उसका, जैसे वायु दाब आपने पढ़ा होगा, वायु का भार, तो जैसे ही वायु गर्म होती है वो फैलती है। ठीक है, गर्म चीज फैलती है, फैलती है जैसे ही वायु, तो वो ऊपर उठती है। हल्की हो गई तो ऊपर उठी, तो यहाँ से वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो ऊपर अपेक्षाकृत टेम्परेचर कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी नीचे से ही, जो वायुमंडल है वो नीचे से गर्म हो रहा है पृथ्वी के कारण। तो ऊपर जाने पर चूंकि गैसों का आवरण भी कम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे ही देखेंगे सरफेस, पृथ्वी के सरफेस के पास नजदीक प्रेशर ज्यादा रहता है, तो ज्यादातर जो गैसें हैं, जो हवाएं हैं, वो पृथ्वी के निकट रहती हैं। ऊपर जाने पर उनका घनत्व तो कम हो जाता है, डेंसिटी कम होने लगती है। डेंसिटी कम होने लगेगी तो वहां पर उसके गैसें कम रहेंगी, तो उसमें ऊर्जा ग्रहण करने की क्षमता भी उतनी कम रहेगी, तो टेम्परेचर भी कम होता जाता है। तो इसीलिए ऊपर जाने पर गैसों में घनत्व, वायुदाब और टेम्परेचर, सभी तीनों चीजें कमी होती है। तो अपेक्षाकृत ये स्थान गर्म रहेगा, जब ऊपर उठ गई हवाएं तो कुछ ठंडी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडी रहेगा। इसका मेन रीजन यही होता है। ठीक है, सरल रूप में हम कह सकते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है साथ साथ तापमान भी कम होता जाता है। ठीक, क्योंकि क्लास 7th की है तो इतना उसमें डीप नहीं दिया। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं पर्यटन। आ जाओ, पढ़ते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव और उसके परिणाम स्वरूप वायु का घनत्व कम होता है। ठीक है, और जैसे जैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, वायु ठंडी होती जाती है। जैसा कि हमने मौसम को समझने में अध्याय में पढ़ा था, वहां पर भी हमने ये चीजें पढ़ी थी कि वायु दाब नीचे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये है, वायु है एक क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर काफी वायु के कण हैं, मौजूद हैं, और जैसे ही ये ऊपर उठेगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये कण थे,
ठीक है, जैसे ही ऊपर उठी उसके कण कम होने लगते, विरल होने लगते, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये ऊपर जाने पर टेम्परेचर को भी कम होगा और वायुदाब भी कम होगा और घनत्व भी कम होता है। सूर्य पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, ठीक है, सूर्य क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह गर्म कर रहा है, इसीलिए सतह जितनी अधिक दूरी होगी हवा उतनी ही कम गर्म होगी। मतलब हवा पृथ्वी की सतह से दूरी जितनी ज्यादा है, हवा यहाँ पर है तो उतनी कम गर्म रहेगी। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसके कई शिखरों पर तापमान जल के हिमांक से भी नीचा रहता है। मतलब इतना ही ऊंचाई बढ़ गई कि वहां पर माइनस में चला गया टेम्परेचर, तो वहां पर बर्फ जम जाती है, जिससे वो हिम से ढके रहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ समुद्र से निकटता। समुद्र से निकटता से भी जलवायु में परिवर्तन पड़ता है। कैसे? जैसे कि मान लो ये समुद्र है आपका, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, और ये है समुद्र का तल, ठीक है। ये है समुद्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चूंकि क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का स्थल का एक रूप होता है, गुण होता है, ऐसे कह लें। पृथ्वी स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश ज्यादा भीतर तक नहीं जाता, ठीक है, ऊपर तक रहता है, ज्यादा सरफेस पर फैला तो पूरा ठंड गर्म गर्म हो गया, और रात के समय बहुत जल्दी ठंडा होता है। जबकि जल क्या होता है, जल में यह है कि वो इसमें प्रकाश लगभग अंदर तक जाता है, ठीक है, प्रकाश की किरणें अंदर तक जाकर उसको धीरे धीरे गर्म करती हैं, और जल गतिशील रहता है और भूमि स्थिर रहती है। तो जल गतिशील होकर यहाँ पर मान लो इतना पानी गर्म हो गया, ठीक है, अब लहरें आई तो इस पानी को कहाँ ले गई, दूसरी जगह ले गई, तो इस ऊष्मा का स्थानांतरण भी होता रहता है, जिस कारण जल देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है। तो अब मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गर्मी है, मतलब ये सरफेस गर्म है और ये ठंडा है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, ये ठंडा है ये गर्म है। अब मान लो हवाएं अगर इधर से चली, ठीक है, इधर से चली तो ये हवाएं कैसी हैं, ठंडी चलेंगी। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, तो यहाँ से हवाएं जो आ रही हैं वो ठंडी हवाएं आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अनुभव कैसा होगा, ठंडी का अनुभव होगा। और यहाँ पे गर्म है थोड़ा, उससे मिलके फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी तो ये हवाएं जो ठंडी थी अब वो धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उठती जाएंगी, ठीक है, तो वो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी। तो इसी कारण जो समुद्र से जितनी ज्यादा निकटता रहेगी उतनी ज्यादा आपका मौसम सम रहता है। अब चूंकि यहाँ से आया, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ठंडा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मौसम ज्यादा ना गर्म रहा ना ठंडा रहा, तो यहाँ का मौसम सम हो जाता, समरसता रहती इसमें। अब इसका अपोजिट हो जाओ, ये तो मान लो गर्मियों का मौसम था, अब सर्दियों में आ जाओ, यहाँ पर चीजें गर्म हो गई, यहाँ पर ठंडा हो गया। क्यों? क्योंकि अपेक्षाकृत जो भूतल है, जो सरफेस है, वो जल्दी ठंडा हो जाता है, तो वहां पर जल्दी पूरा सरफेस ठंडा हो गया, और जल धीरे धीरे ठंडा होता, तो ये अपेक्षाकृत गर्म है। तो यहाँ पर अब ठंडा हो गया, यहाँ पर गर्मी हो गई, तो यहाँ की अब हवाएं गर्म आएंगी, क्योंकि यहाँ पे ठंडक पहले से मौजूद है, तो ये गर्म हवाएं यहाँ पर कुछ गर्मी लेकर आएंगी, तो फिर से यहाँ का मौसम कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो समुद्र से निकटता ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तटीय क्षेत्रों में तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता, गर्मियां बहुत अधिक गर्म नहीं होती और सर्दियां बहुत अधिक ठंडी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र तापमान को क्या कर देता है, नियंत्रित कर देता है, वही चीज है। यह चित्र इस घटना को दर्शा रहा है, देखो ये 44 डिग्री सेल्सियस गर्म है, ये 32 डिग्री सेल्सियस अपेक्षाकृत इससे क्या है, ठंडा है। तो समुद्री पवन द्वारा ठंडा हुआ तटीय क्षेत्र कैसे आएगा, यहाँ से जो भी हवाएं चलेंगी वो इधर की ओर चलेंगी, ठीक है, तो इधर से क्या हो जाएंगी, ठंडी हवाएं लेके आएंगी, ठंडी हवाएं यहाँ पे हैं गर्म हवाएं, तो दोनों अगर मिलेंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मौसम सम हो जाएगा। इसी प्रकार से ऐसा है, यहाँ पर 18 डिग्री अपेक्षाकृत ठंडा है और यहाँ पर 10 डिग्री है, तो अपेक्षाकृत ज्यादा ठंडा है ये, तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो गर्म के कारण अब यहाँ से जो भी हवा चलेगी या यहाँ से चलेगी तो वो भी यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, सम रहेगा, ठीक है। तो ये कारण आपको पता होना चाहिए। आपकी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में तटीय क्षेत्रों में भूमि जल और गर्म होने के बारे में ठंडा चर्चा कर सकते हैं।
विज्ञान की पुस्तक में भी ऐसी चीजें दी रखी हैं। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र समशीतोष्ण रहता है, किंतु जैसे जैसे आप तट से स्थल की ओर बढ़ते जाएंगे तापमान में अधिक बढ़ता जाएगा। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक और सर्दियों में तापमान कम होता जाता है। मतलब इधर बढ़ते जाएंगे तो सर्दियों में कम होता जाएगा और गर्मियों में बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब जैसे तटीय क्षेत्र आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे मुंबई हो गया, ठीक है, नागपुर हो गया, ये सब कैसे हैं, समान टेम्परेचर वाले हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा न गर्मी रहती न ठंडी रहती, सब मौसम रहता। समुद्र के पास होने के कारण मुंबई ग्रीष्म काल में ठंडा रहता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ हल्की सर्दी में भी लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। जबकि तट से दूर होने के कारण नागपुर में ग्रीष्म काल में तापमान 44 डिग्री पहुंच जाता है और शीतकाल में ये 10 डिग्री ही रहता है, इससे भी कम हो जाता है। तो ये अंतर है। ठीक है, अब आ जाओ पवनें, पवनों को समझते हैं, विंड्स। अब यहाँ पर एक चीज समझने लायक है कि विंड्स और एयर, इन दोनों में क्या अंतर है। एयर क्या होती है, विंड क्या होती है, दोनों में अंतर होता है काफी ज्यादा। देखो, एयर क्या है, हवा। जैसे कि ये एक कमरा है, ठीक है, रूम है एक, ठीक है, आप जहाँ पर बैठे हुए हैं उस रूम में क्या है, वायु है, मौजूद है, तभी आप वहां पर क्या ले रहे हैं, श्वास ले पा रहे हैं। अगर वायु ना होती तो आप श्वास नहीं ले पाते। तो यहाँ पर क्या है, एयर है। ठीक है, यहाँ पर हम विंड नहीं कहेंगे, पवन नहीं कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, हवा है, एयर है। लेकिन यही एयर जब खुले आसमान में हो, मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये एयर है, ठीक है, ये एयर है। अब ये एयर कहीं चल रही है, ये गतिशील है, मतलब ये इस दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, अब उसकी गति भी होगी, दिशा भी होगी, किस स्थान पर पहुंचेगी वो सब निर्भर करता है वायुदाब पर। तो तब ये बन जाती है पवन। यानी अगर हम कहें तो एयर प्लस मूवमेंट, अगर एयर में मूवमेंट है तो वो क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। ठीक है, एयर में अगर मूवमेंट है तो वो विंड कहलाएगी। अब विंड, पवनें चलती कैसे हैं, यहाँ पर मान लो वायु अधिक मात्रा में, हवा ज्यादा मात्रा में, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर है। ठीक है, क्या है, हाई प्रेशर है, और अपेक्षाकृत एक स्थान है यहाँ पर बहुत कम वायु है। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है। तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। जैसे कि ढाल नहीं होता है, प्रवणता जिसको हम कहते हैं। जैसे कि ये एक है सरफेस, ठीक है, ये, तो यहाँ पे कोई वस्तु है, क्योंकि यहाँ पे ढाल है, ग्रेविटी के कारण ये वस्तु इसके सारे नीचे आएगी, इधर की ओर आएगी। तो यही यहाँ पर होता है, यहाँ पर ज्यादा हवा का पार्टिकल है, यहाँ पर कम है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाह ऑटोमेटिक होता है। वो उसको संतुलन की स्थिति में लाने का, बैलेंस करने की स्थिति में लाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो इसलिए ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। अच्छा, वो पवनों को थोड़ा समझ लेते हैं। पवन गर्म या ठंडी वायु राशियों को संचालित करती। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में प्रायः पवनें पश्चिम से चलती हैं। पश्चिम से चलती हैं ये पवनें अरब के रेगिस्तान से चलकर अफगानिस्तान होते हुए शुष्क और गर्म पवनें लेकर आती हैं, जो ग्रीष्म काल में भयंकर ताप लहर, हीट वेव का कारण बनती हैं। सर्दियों में हिमालय से ठंडी पवनें हिमालय के गिरिपथ में नीचे की ओर प्रवेश करती हैं, जिससे शीतलहरें पैदा होती हैं। मतलब जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, यहाँ पर पवनें कैसे चलती हैं, पश्चिम से जाती हैं। पश्चिम से, पश्चिम से क्यों आती हैं, क्योंकि इसके प्रकार होते हैं, पछुआ पवनें, पूर्वा पवनें, वो हम आगे पढ़े। अभी ये समझ लो पश्चिम से आ रही हैं अरब से, ठीक है, तो वहां से क्या है, रेगिस्तान है, तो वहां से बहुत क्या लाती हैं, शुष्क हो जाती हैं। ठीक है, गर्म पवनें रहती हैं, शुष्क, उसमें नमी के नाम की कोई चीज नहीं है। तो वो क्या करती हैं, बहुत भयंकर ताप लहर छोड़ती हैं, हीट वेव चलती हैं। और सर्दियों में हिमालय से वही आ रही हैं, तो वहां पर भी उतनी आर्द्रता नहीं रहती है वो, लेकिन शुष्क रहती हैं, लेकिन वो ठंडी रहती हैं। तो वहां पर गिरिपात से, फूट हिल्स से आती हैं, तो शीतलहरें पैदा करती हैं। पवनें न केवल तापमान को प्रभावित करती हैं बल्कि आर्द्रता को भी, उसके परिणाम स्वरूप होने वाले वर्षण को भी प्रभावित करती हैं।
जैसा कि हमने देखा मरुस्थलों से आने वाली हवाएं शुष्क होती हैं, इसके विपरीत समुद्र से आने वाली पवनें धरातल पर नमी लाती, इसके परिणाम स्वरूप वर्षा हो सकती है। हम शीघ्र ही मानसून पवनों के बारे में भी जानेंगे। देखो इधर देखो, ये है हमारा भारत, ठीक है। तो ये जो यहाँ है आपका अफगानिस्तान, ये अरब वाला भाग, ये यहाँ से हवाएं चलती हैं इस प्रकार से आती हैं, तो ये कैसी हो जाती हैं, शुष्क हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो यहाँ पर हीट वेव चलती है। और फिर सर्दियों के समय में ये यहाँ से हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो ये आपकी शीत लहरें चलती हैं। अब जब कोई हवाएं कहाँ से आ रही हैं, स्थल से, तो वो वर्षा नहीं करेंगी, उनमें नमी नहीं रहेगी, आर्द्रता कमी रहेगी। अगर वो पवनें कहाँ से आए, समुद्र से आ रही हैं, समुद्र से आएंगी तो वाटर वेपर, जलवाष्प लेकर आते हैं, जलवाष्प रहेगा, उनमें आर्द्रता रहेगी, तो फिर वो यहाँ आकर गर्म होंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी तो बादलों का निर्माण करेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी, ठीक है। तो वर्षा किन पवनों द्वारा होती है, जिनमें नमी रहेगी, ठीक है। तो जब मानसून आता है तो वो पवनें कैसी आती हैं हमारे यहाँ से समुद्र से आती हैं, समुद्र से आएंगी, नमी लाएंगी, बहुत भारी मात्रा में वाटर वेपर लाएंगी और यहाँ पर संघनित होकर वर्षा करेंगे। अब इसी को हम आगे समझेंगे, मानसूनी पवनें, ठीक है। इसके पहले ट्रोपोग्राफी समझ लेते हैं थोड़ा। क्या है स्थलाकृति, किसी क्षेत्र के धरातल पर अभिलक्षणों की समग्रता, जिसमें पहाड़, पहाड़ियां, घाटियां, ढलान, तट आदि सम्मिलित होते हैं, उसको हम कहते हैं स्थलाकृति, टोपोग्राफी। किसी क्षेत्र की स्थलाकृति भी वहां की जलवायु को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि अगर कोई भाग बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, और हवाएं आ रही हैं समुद्र से, तो वो सीधी आएंगी, सीधी चली जाएंगी, ठीक है। हवाएं बादलों का निर्माण तब करती हैं जब वो गर्म होकर ऊपर उठती हैं और उनमें आर्द्रता हो, नमी हो, तभी वो बादल बनाएंगी और पानी वर्षा करेंगे। तो अगर सरफेस पे कोई पहाड़ वगैरह नहीं है तो वो सीधी चली जाएंगी, बारिश नहीं करेंगी। इसलिए कोई भी स्थल पर क्या होने चाहिए, पहाड़ वगैरह होने चाहिए, ताकि हवाएं आए, क्योंकि भारी हैं, नमी ला रही हैं, तो थोड़ी भारी भी होंगी, यहाँ पे स्थल पर आएंगी, स्थल पर गर्मी ज्यादा रहती है, समुद्र में ठंडी रहती है, तो वो यहाँ आकर गर्म होंगी, गर्म होकर इससे टकराएंगी, टकराकर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने पर बादलों का निर्माण करेंगी, तब वर्षा होगी। तो ये स्थलाकृति भी इस पर डिपेंड करती। उदाहरण के लिए हिमालय और काराकोरम पर्वतमालाएं भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया के ठंडे रेगिस्तानों पवनों से बचाती हैं, और दूसरी ओर थार मरुस्थल का लगभग समतल स्थलाकृति के कारण गर्म और शुष्क हवाओं से बचाव के लिए कोई अवरोध नहीं है। मतलब ये हिमालय पर्वत है, वो वहां से जो ठंडी हवाएं आती हैं काफी तो बचा लेती, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई मरुस्थल में कोई है ही नहीं अवरोध, इसलिए वहां से बहुत गर्म हवाएं आती हैं। अगले भाग में हम भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून में पश्चिमी घाट की भूमिका को समझेंगे। पश्चिमी घाट किस प्रकार से भारत के मानसून में भूमिका निभाता है, हम ये भी समझेंगे, ठीक है। तो इसी क्लास में इस चैप्टर फिनिश करते हैं, तो भी काफी बड़ा चैप्टर, ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है इसमें अभी। चलिए समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं मानसून को। किसको? मानसून को। मानसून क्या है? मानसून भारत में जीवन का केंद्र है। मानसून के महीनों के दौरान नदियां जल से भर जाती हैं और मिट्टी में नमी आ जाती है, फसलें उगती हैं और जीवन फलता फूलता है। शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से आया है, ठीक है, जिसका अर्थ है ऋतु। यह शब्द हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। मौसमी पवन क्या है? मानसून का एक वार्षिक प्रतिरूप होता है। मानसून की क्रियाविधि जटिल होती है, परंतु यह इस साधारण तथ्य पर आधारित है कि भूमि समुद्र की तुलना में शीघ्रता से गर्म या ठंडी होती है। ये पता होना चाहिए आपको। मानसून तापमान, वायुदाब और पवन की गति के बीच मूलभूत संबंधों के सामने लाता है। जैसे
सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है, एशियाई भूभाग गर्म हो जाता है, ठीक है, जिससे उस पर एक शक्तिशाली निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। एशिया, एशिया वाला भाग ये, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया। क्या हो गया? लो प्रेशर जनरेट हो गया। क्यों? गर्मियों के समय में। क्यों? चूंकि वो गर्म हो गई है, वहां पर गर्म होकर यहाँ से हवाएं ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के कारण नीचे जो स्थान था वहां पर निम्न वायु दाब बन गया, लो प्रेशर उत्पन्न हो गया। ठीक है, क्योंकि पवन हमेशा कहाँ से चलते हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। इसीलिए पवनें ठंडे उच्च दाब वाले महासागर से गर्म भूभाग की ओर चलती हैं। ठीक है, अब कहाँ से चलते हैं? क्योंकि देखो, मान लो ये है पृथ्वी, ठीक है, और ये है अब विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा मान लो, ये है विषुवत रेखा। तो भारत का अगर हम यहाँ से देखें तो इस प्रकार का रीजन आता है, ठीक है, इस प्रकार का, थोड़ा और नीचे आना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार का रीजन है। अब यहाँ पर हो गया लो प्रेशर जनरेट, ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा मध्य भाग भूखंड गर्म गर्म हो गया। अब यहाँ पर चूंकि सागर है, यहाँ नीचे हिंद महासागर है, ठीक है, और प्रशांत महासागर इधर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर है, क्योंकि महासागर है, वहां पर ठंडा रहता है मौसम, तो वो ठंडा है अपेक्षाकृत। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, और जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा गति से हवाएं आएंगी, ठीक है, जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा गति भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, तो हवाएं आई इधर से, इधर से, ठीक है, ये समुद्र से हवाएं आई, इधर से आई हवाएं, तो यहाँ पे पहले टकराई, और कुछ हवाएं ऐसे यहाँ पे चली आई, इस प्रकार से आके यहाँ पे टकरा के वर्षा करती हैं। बर्मा में एक बर्मा यानी म्यांमार में एक पर्वत है, वहां पर से टकरा कर ऐसी मुड़ जाती हैं, वहां पर भी काफी वर्षा होती। तो ये आई, ये समुद्री पवनें नमी लेकर आती हैं, क्योंकि समुद्र से जो भी पवनें आएंगी वो क्या लेकर आएंगी? नमी, जो गर्म भूभाग पर संघनित होती हैं। अब चूंकि जैसे ही यहाँ पर आई, गर्म भाग है, गर्म हुआ तो ऊपर उठी। अब चूंकि यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से जैसे ही ये टकराती हैं, टकराने से गर्म हो गया, उपर उठती हैं और बादल बनाकर संघनित होकर घनघोर वर्षा यहाँ पर कर देती, किस एरिया पे? यहाँ वाले भाग पे घनघोर वर्षा करती हैं, ठीक है, बाहर पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर, जबकि पूर्व की ओर वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। फिर हवाएं थोड़ा ऊपर उठ के फिर आगे बढ़ती हैं, नमी तो है ही, फिर आगे वर्षा करती हैं। इसके बाद एक इधर की ओर आ गई, इधर टकराकर इधर घुस जाती हैं कुछ पवनें सेवन सिस्टर में, ठीक है, वहां पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के बीच में घुस जाती हैं, तो वहां पे जगह नहीं मिलती उनको निकलने की, फिर वहां पर वो घनघोर वर्षा करती हैं। तो इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा मौसम में वर्षा होती, ठीक है। फिर ये मुड़कर यहाँ उत्तर भारत में वर्षा करती हुई ये पहुंच जाती हैं पंजाब साइड, ठीक है। फिर यहाँ पर, यहाँ से भी एक पवन घुसती है, जैसे कि गुजरात, गुजरात से भी यहाँ पर वर्षा होते हुए मिल जाती है। तो इस प्रकार से मानसून आता है भारत, ठीक है। फिर भारी मानसून वर्षा होती है, इसीलिए मानसून का अर्थ सामान्यतः पवनों की अपेक्षा मौसमी वर्षा से होता है, ठीक है। जब मौसम आएगा तो वर्षा होगी। अब दो प्रकार से, अब सर्दियों में भी कहीं पर कुछ वर्षा होती है। सर्दियों में है प्रतिरूप विपरीत हो जाता है, जब स्थल भाग समुद्र की तुलना में शीघ्रता से ठंडा हो गया। वही अभी था, हमने बताया कि स्थल भाग ठंडा हो गया जल्दी। अब स्थल भाग पर क्या हो गया? हाई प्रेशर जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? हाई प्रेशर, और अपेक्षाकृत गर्म हो गया, तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो गया। उतना अपेक्षाकृत नहीं हुआ, तो इसलिए उच्च नहीं कहेंगे, सीधा कहेंगे उच्च वायु, हाई नहीं कहेंगे। यहाँ पर शक्तिशाली पढ़ था कि शक्तिशाली लो प्रेशर यहाँ पर जनरेट हुआ, लेकिन यहाँ पर शक्तिशाली लो प्रेशर जनरेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये समुद्र है, ठीक है। तो अब हाई से लो चलेंगी हवाएं, तो यहाँ से यहाँ चलेंगी, ठीक है। अब स्थल भाग पर उच्च दाब क्षेत्र विकसित हो गया, जबकि समुद्र में कम दाब हो गया। इससे पवनें विपरीत दिशा में चलती हैं, अर्थात भूमि से समुद्र की ओर, जिससे एशिया के अधिकांश भाग में शुष्क परिस्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर नमी तो है नहीं हवाओं में, तो शुष्क हो गई, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं।
भारत की बात करें तो मानसून की वर्षा सामान्यतः जून की शुरुआत में भारत के दक्षिणी सिरे से प्रवेश करती है, दक्षिण से, और कुछ सप्ताह में उत्तर की ओर बढ़ती है। कब शुरुआत हुई इसकी? जून के महीने में मानसून। जुलाई के मध्य तक यह संपूर्ण उपमहाद्वीप पर फैल जाता है। उपमहाद्वीप भारत का जो इधर वाला भाग है, दक्षिणी। हालांकि यह सरलता से आगे नहीं बढ़ती है। पश्चिमी घाट, जो कि ये वाला भाग है, पश्चिमी घाट, यहाँ पर क्या करता है? घनघोर वर्षा करता है, एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करता है। फलस्वरूप उनके पश्चिमी ढलानों पर बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, जबकि पूर्वी ढलान में दक्कन पठार पर कम और प्रायः अंतरालों के साथ वर्षा होती है। इसे सामान्यतः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक है, यह दक्षिण पश्चिम पवनों की दिशा को दर्शाता है। शीत ऋतु में आगमन पर पवनों की दिशा में परिवर्तन हो गया। इस समय हवाएं भूभाग से समुद्र की ओर चलने लगी। शुष्क हवाएं दक्षिण भारत में ठंड प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन इनका एक भाग बंगाल की खाड़ी गुजरते हुए कुछ नमी ग्रहण कर लेता है और दक्षिण पूर्व भाग भारत के कुछ भागों में वर्षा करने में सक्षम होता है। इसे शीत या उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। शीत या उत्तर पूर्व मानसून। इधर देखो, अब ये वाली हवाएं जैसे यहाँ से चली, तो यहाँ से ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे इनको नमी मिल गई, हवाओं को नमी मिलते ही ये यहाँ पे जो कन्या तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्षा करती हुई निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लौटते हुए मानसून में वर्षा हो जाती है। मेघालय स्थित मौनसिंगराम विश्व की सर्वाधिक लगभग 11,000 मिलीमीटर यानी 11 मीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करने वाली है। ठीक है, तो दिल्ली की संपूर्ण वर्ष में वर्षा और मॉनसिंगराम में लगभग एक दिन की वर्षा बराबर होती है। मानसून में ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अनेक रागों को प्रेरित किया। मेघ मल्हार, अमृत वर्षणी उनमें से प्रमुख हैं। ये फैक्ट चीजें भी निकल के आती हैं। जलवायु और हमारा जीवन। अब इस जलवायु से जीवन कैसे प्रभावित होता है? कई चीजें हैं। हमारे जीवन का जलवायु से गहन संबंध और हम इस पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए जलवायु का प्रभाव स्थानीय संस्कृतियों से स्पष्ट रूप से देखा जाता है। भारत में ऋतुओं और कृषि पद्धतियों इस पर आधारित है। जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ठीक है, प्राय आपने यह सुना होगा कि मानसून फेलियर हो गया, जिसका अर्थ है कि मानसून के मौसम में वर्षा कम होना, फेलियर हो गया, तो इस कृषि पर प्रभाव पड़ेगा, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। लोगों को जल की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, ये सब चीजें, कुछ त्योहार वगैरह भी इससे संबंध रहते हैं अनेक प्रकार की, जैसे मकर संक्रांति, ये सब चीजें ऋतुओं से संबंधित है। जलवायु और आपदाएं। जलवायु तो ठीक है, लेकिन आपदाएं भी इसको प्रभावित करती। भारत में मौसम में विविध स्वरूप चरम स्थितियों जैसे चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन और जलवायु संबंधी विकट आपदाओं को जन्म दे सकती। ये घटनाएं लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती हैं। जैसे चक्रवात है, प्रतिवर्ष भारतीय तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट कई चक्रवातों का सामना करता है। गत वर्षों में इनमें से कुछ अत्यधिक विनाशकारी रहे, जिसके परिणाम स्वरूप मानव और पशु जीवन की हानि हुई है। संपत्ति और आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा, पेड़ उखड़ गए, मृदा अपरदन आदि चीजें नहीं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आने वाले चक्रवातों पर नजर रखता है और उनके बनने, विकास और प्रभावित होने के बारे में जानकारी देता है। आपदा सेवा सदैव है। कौन है ये? एनडीआरएफ। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर। राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल, ये जो भी आपदाएं रहती हैं उसमें सहायता प्रदान करती हैं। ठीक। चक्रवात कैसे बनते हैं? हमने देखा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में समुद्र के पास वायुमंडलीय दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाता है, जिससे निम्न दबाव तंत्र बन जाता है। जैसे ऐसा है, ये जल है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पर अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, जैसे अचानक यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ ये भाग गर्म हो गया, अब ये स्थानांतर ना हो पाया तो यहाँ पर अचानक लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है, और आसपास का क्षेत्र हाई प्रेशर है, तो आप यहाँ से पवने क्या होती, आसपास से पवने इकट्ठी यहाँ पर एक जगह एकत्रित हो जाती। एक जगह आसपास से इकट्ठा होना पवनों का, वही चक्रवात का रूप धारण कर लेता है।
ठीक है, वो गोल गोल इस प्रकार से घूमने लगती हैं। अब वो घूमने के कारण वो हल्की होकर अगर स्थल के आसपास आ गई तो ऊपर उठ जाती हैं, वर्षा भी कर देती हैं। यह स्थिति आसपास के क्षेत्रों से पवन को निम्न दबाव क्षेत्रों की ओर खींचती है और धीरे धीरे यह निम्न दबाव का क्षेत्र समुद्र से स्थल की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, यह पवन अपने साथ नमी और वर्षा भी लाती है, क्योंकि समुद्र से आने वाली हवाएं हैं। जब निम्न दबाव तंत्र तीव्र हो जाता है और पवन की गति अधिक हो जाती है, जितना ज्यादा लो प्रेशर उतनी ज्यादा गति, तो इसका परिणाम चक्रवात हो जाता है। जैसे ही पवन नमी एकत्र करती है वो बादल बनाती है और बाहर से अवदाब केंद्र की ओर घूमती है। बाहर से अवदाब, ये केंद्र है, बाहर से अवदाब केंद्र की ओर इस प्रकार, जैसे अभी हमने पहले बनाया, इस प्रकार से ये गोल गोल घूमने लगती है, तो वो चक्रवात बन जाता है। हवाएं गोल गोल घूमने लगती हैं इस प्रकार से। यह केंद्र जो कि बादल रहित होता है उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। जैसे चक्रवात की आंख, अब हम एग्जाम्पल दें आपको, यहाँ पे ये चक्रवात जैसे बना, ठीक है, ये इधर है बंगाल की खाड़ी में, ये भारत का है, ये भाग, ये वाला भाग भारत का है। ठीक है, अब यहाँ पर चक्रवात बन रहा है, देखो ये यहाँ पर हवाएं हो गई, ये बादल हैं, ऊपर बादलों का निर्माण हो रहा है। निम्न दाब का केंद्र यहाँ पर है, तो ये यहाँ से उठकर पवनें सीधा यहाँ गिरती हैं आके। ठीक है, वो यहाँ पर वर्षा भी करेंगी और उत्पात भी मचाएंगी। तो इस प्रकार से अब आंख कहाँ है, ये देखो, ये बात बीच में, बात ऊपर से ये सैटेलाइट इमेज के द्वारा है, बादलों के बीच में ये बन जाती है आंख। ठीक है, बादल ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, वही प्रक्रिया है सेम जैसा हमने चित्र बनाया था। ठीक है, इधर से, ठीक है, इधर से, इधर से, ये वाला, इसी प्रकार से बीच में क्या बन जाती है, चक्रवात की आंख बन जाती है। ठीक है, अब आ जाओ बाढ़, फ्लड। सामान्य रूप से जब शुष्क भूमि पर जल का अति प्रवाह होने लगता है तो बाढ़ आती है। ऐसा भारी वर्षा का कारण हो सकता है जिससे सतह पर अत्यधिक जल बहने लगता है, जो भूमि सोख नहीं पाती। नदियों और झीलों जैसे निकायों में जल का अत्यधिक संचय हो जाता है, जैसे जल बाहर बहने लगता है और किनारे टूट जाते हैं। प्रायः बाढ़ मानसून के दौरान आती है, जब वर्षा ज्यादा होती है। जैसे पंजाब में वर्षा ज्यादा हो गई अब की बार, ऐसे वर्षा उतनी ज्यादा नहीं होती थी, अब की बार ज्यादा हो गई, बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। आजकल तो डैम वगैरह बना दिए जाते हैं, जिससे डैम के हटने के डर से ज्यादा पानी अचानक छोड़ दिया जाता है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। पंजाब का नाम नहीं है यहाँ पे, लेकिन आज देखो आप, पंजाब में बहुत ज्यादा बाढ़ है। तो ये किसका कारण है, ये जलवायु परिवर्तन का प्रमुख रूप से कारण है। ठीक है, दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में बाढ़ तब आती है जब हिमनदी झीलें सामान्य से अधिक मात्रा में जल निकास करने लगें। अब ये भी हिमनद क्या होते हैं, हिमनद पता है आपको, हिम के बड़े बड़े भूखंड जहाँ पर ग्लेशियर, तो ग्लेशियर जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो ग्लेशियर ज्यादा मात्रा में पिघलेंगे, तो ज्यादा पानी छोड़ेंगे, तो वहां पर भी बाढ़ आने की संभावना ऐसी बनी रहती है। ठीक है, तो हिमनदी झीलें अपने जल को रोकने के लिए चट्टानों और हिम का एक अवरोध बनाती हैं, जो प्रायः पिघलते हिमनदों से आता है। यदि हिमनद बहुत तेज से पिघलते हैं तो वो बहुत अधिक वर्षा होती है, तो दबाव कारण जल अवरोध को तोड़ देता है और वहां पर भी बाढ़ आ जाती है। ग्लेशियल बस्ट कहते हैं जिसको, हिमनदी विस्फोट हो जाता है। एक चट्टान के सहारे ये बर्फ का टुकड़ा टिका हुआ है। ठीक है, अब वर्षा हो रही है, वैश्विक तापन है, तो ये अधिक मात्रा में पिघलने लगा, यहाँ पर भार बढ़ने लगा जल का, क्योंकि अभी यहाँ पर केवल पड़ रहा था, अब ये पूरा जल पिघल कर इधर आ गया, तो ये भार बढ़ा रहा है। भार बढ़ने से ये अवरोध गया टूटने से अचानक ये क्या हो गया, हिम नदी विस्फोट, ग्लेशियल बर्स्ट जिसको कहते हैं, ग्लेशियल बर्स्ट। ठीक है, तो ये क्रिया होने लगती। 2013 में उत्तराखंड में कई दिनों तक लगातार भारी वर्षा के कारण अचानक हिमनदी विस्फोट हो गया था। अब ये फैक्ट है, अगर आप जैसे यूपीएससी मेंस में अगर लिखना चाहते हैं तो बहुत ऐसे फैक्ट्स आप जोड़कर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद कई भूस्खलन हुए, तो अगर जैसे क्लाउड बर्स्ट, ऐसी ग्लेशियर बर्स्ट का अगर पूछते तो आप उसमें एग्जाम्पल लगा सकते हैं भारत का ही। 2013 में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश के कारण हिमनदी विस्फोट हो गया। ठीक है, जिससे कई बहुत ज्यादा जनधन की हानि हुई। ठीक है, ये आपदाएं प्रमुख हैं, ये जंगल में आग लगना। ठीक है, ये भी चीजें, भारी वर्षा होने पर कई शहरों में बाढ़ आ जाती है, ऐसा जल निकासी व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ या ये सब चीजें रहती हैं, आपको पता है, ये नॉर्मल चीजें।
भूस्खलन भी इसमें रहेगा। भूस्खलन क्या होता है, जब वर्षा होती रहती है तो चट्टानों की संधियों के द्वारा जल अंदर चला गया, पहाड़ है ये, ठीक है। इस पहाड़ पे क्या हो गया, यहाँ वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण चट्टाने होती पहाड़ में, संधियां, कोई दरार दरार सुरखा से उसमें जल चला गया, जल अंदर जा रहा है, ठीक है। जहां तक गया तो ये पूरा भाग कैसा हो गया, जल प्लावित हो गया, तो ये धीरे धीरे नीचे खिसकने लगता है, ठीक है। पूरा ये टुकड़ा खिसक के यहाँ पे आ गया, तो वो भूस्खलन हो गया, मिट्टी के टुकड़े को खिसकना। बड़े बड़े भूखंड भी सरक जाते हैं। अब मान लो इस पहाड़ पे एक टुकड़ा रखा है चट्टान का, यहाँ की नीचे की मिट्टी हटी, पूरा लुढ़क के नीचे आ जाएगा, तो भूस्खलन है। इससे भी कई सारी चीजें, बहुत से भूस्खलन, सैल, मिट्टी या मलबे का अचानक ढहना, जो प्राय भारी वर्षा, भूकंप, भूकंप कारण भी ऐसी चीजें हो सकती है, ज्वालामुखी सक्रियता कारण भी ऐसी चीजें हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, साथ साथ पश्चिमी घाट और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में ये चीजें आम बात। आज आपने देखी होंगी भारत में 2025 में काफी क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन वगैरह चल रहे हैं पहाड़ों पर, आपने सुने होंगे, वैष्णो देवी की घटना, ठीक है। और धरावली कौन सा गांव था वो, वहां पर बादल फटा, वहां से पूरा मलबा आ गया, पूरा गांव, धराली गांव, धराली गांव। ये सब चीजें क्या है, आप फैक्ट जोड़ सकते हैं आप। मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, स्वीकृत विधियों पालन किए बिना आधारभूत ढांचे का निर्माण, ऐसी क्रियाओं से भी भूस्खलन होते हैं। अब पहाड़ है, पहाड़ पे जल कब नहीं जाएगा, जब उस पर हम बढ़िया पेड़ पौधे लगा दें, ठीक है, हरियाली कर दें, बढ़िया हरियाली रहेगी, घास फूस रहेगी, तो वो सब इस पानी को अंदर तक जाने में रोकेंगे। मिट्टी की जड़ों में जब, मिट्टी में जब जड़ें रहेंगी तो मिट्टी को जकड़े रहेंगी पेड़ की जड़ें, तो उससे भूस्खलन को रोका जा सकता है। जब इसको काट देंगे, पूरा खुला मिट्टी कर देंगे, तो फिर वो स्खलन तो होना पक्का ही है, मृदा एरोजन भी होगा। दावानल, जंगल की आग लगना। दावानल एक अनियंत्रित आग है जो जंगलों में तीव्र गति से फैलती है। प्राय वे शुष्क जलवायुजन्य परिस्थितियों, सूखा या तेज हवाओं के कारण फैलती है। मानवीय लापरवाही भी इसका एक आम कारण है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे घने वन प्रदेशों या घास के मैदानों वाले राज्य में, साथ ही पश्चिमी घाट जैसी पर्वतीय श्रृंखला में दावानल एक आम बात। आग जंगल के बड़े क्षेत्रों को नष्ट करने के अलावा वन्य जीवों, पारिस्थितिकी तंत्र को भी हानि पहुंचाती है, हवा की गुणवत्ता को भी खराब करती, तो ये सब चीजें रहती। अब आ जाओ क्लाइमेट चेंज पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। आपने एक शब्द सुना होगा वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, और एक आपने सुना होगा हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आदि पढ़े होंगे। सब चीजें आपकी इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। जलवायु परिवर्तन भी उसका एक बहुत बड़ा भाग। समझ लेते हैं जलवायु परिवर्तन क्या है। इसका तात्पर्य जलवायु में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक परिवर्तन है। यह संपूर्ण पृथ्वी पर या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है और इसमें तापमान, वर्षा और मौसम की घटनाओं में परिवर्तन सम्मिलित है। वही हम चीज बता चुके, जलवायु परिवर्तन पहले भी इसका विस्तार समझो। पिछली सहस्राब्दियों में, मतलब कई शताब्दियों में, प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने जलवायु परिवर्तन को प्रेरित किया, जिसे समझने के लिए हम पिछले लाखों वर्षों को देख सकते हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के बाद जलवायु परिवर्तन मुख्यतः मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई, पर्यावरण के लिए हानिकारक औद्योगिक उत्पादन एवं अत्यधिक या अनावश्यक खपत के प्रतिरूप। 1857 की क्रांति, सॉरी 1957 है, 1857 औद्योगिक क्रांति जब हुई हो, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, कोयले का बहुत अत्यधिक दोहन हुआ, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है, जो लाखों वर्ष पहले जो मृत पौधे हैं, जीव जंतुओं के जन्मे से, दबने से, अवशेष से बनते हैं, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये जीवाश्म ईंधन। तो जैसे ही मानव को पता चला कि पृथ्वी के अंदर बहुत ज्यादा तेल भरा हुआ है, कोयला है, निकालना प्रारंभ कर दिया, निकालना प्रारंभ कर दिया, उससे अनेक प्रकार के उपकरण वगैरह, अनेक प्रकार की औद्योगिक चीजें करने लगे, उद्योग धंधे बढ़ गए, उद्योग धंधे बढ़ गए, कोयले का बहुत ज्यादा अत्यधिक दोहन होने लगा, जीवाश्म ईंधन बहुत अत्यधिक दोहन होने लगे। इससे कारण क्या हो गया, वायुमंडल भी प्रभावित हुआ, ठीक है। तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई। देखो वैश्विक तापन कैसे बढ़ता है,
जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, जैसे ये ये सरफेस, यहाँ पर मान लो पहले इतनी मात्रा में ये क्या थी, मौजूद थी हवाओं में गैस है, ठीक है। मान लो यहाँ पर CO2 की मात्रा ये थी। CO2 का कार्य क्या है, पृथ्वी की जो ऊष्मा है, देखो ऐसा होता है, दिन में पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के प्रकाश से गर्म होती है, दिन में गर्म हो गई, रात में वो अपनी ऊर्जा छोड़ती है, उत्सर्जन करती है। तो वही जो उत्सर्जन है वो CO2 और जलवाष्प इसको रोकते हैं, कुछ तो अवशोषण कर लेते हैं, तो गर्मी बनी रहती है। अब अगर इनकी मात्रा ज्यादा मात्रा में यहाँ पर मौजूद हो गई, ठीक है, CO2 की मात्रा बढ़ गई, तो वो और कम इसकी पृथ्वी की ऊष्मा निकलने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पृथ्वी अंदर घुटन महसूस करेगी, जैसे आप गर्मियों में कम्बल ओढ़ लो, आपकी ऊष्मा बाहर नहीं जा रही है, तो फिर वो क्या होगा, घुटन से महसूस होगी। वही प्रक्रिया धीरे धीरे निकलती रहनी चाहिए, जैसा पहले का कम CO2 की मात्रा थी तो निकल रही, अगर बिल्कुल ना हो तो भी ये नहीं, CO2 की मात्रा होनी भी चाहिए लेकिन पर्याप्त। तो ऐसी गतिविधियां हो के कारण ये सब चीजें होती हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से जलवायु क्यों प्रभावित होती है, इसका भी रीजन समझो। पृथ्वी की प्राकृतिक कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य गैसें धीरे धीरे वायुमंडल में उत्सर्जित हो रही हैं, जो कि सूर्य से प्राप्त गर्मी को रोकती हैं। वही हमने अभी बताया, जो भी पृथ्वी ने सूर्य से कैप्चर की गर्मी उसको रोक रही है, क्योंकि रात में उत्सर्जन करती है। यह प्राकृतिक हरित प्रभाव, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, पृथ्वी को जीवन के लिए आवश्यकता अनुसार गर्म रखता है, क्योंकि अगर ठंडी हो गई तो फिर जीवन नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा फिर ठंडी हो जाएगी अगर वायुमंडल ना हो। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे उद्योग, परिवहन और कृषि ने कुछ शताब्दियों में इन हरित गैसों को भारी मात्रा में उत्सर्जन किया। यह तीव्र वृद्धि अतिरिक्त गर्मी को रोकती है। अतिरिक्त गर्मी यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, जिससे तेजी से वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग होती है। यह जलवायु प्रतिरूप को बाधित करता है, जिस पर हजारों वर्षों से पेड़ पौधों, जानवर समाजों, मानव समाज आदि को अनुकूलित किया जा सके। भारत में अनेक क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए 2025 के आरंभ में देश का औसत तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। तो ये टेम्परेचर का ज्यादा होना सीधा सीधा वैश्विक तापमान दिखाता है। ये ऐसे जंगल कटे हुए डरे हैं, इन औद्योगिक फैक्ट्रियों से तमाम क्या निकल रहा है, वायु प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हैं, प्रभावित करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को। वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अचानक वर्षा कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं पर हो नहीं रही है, कहीं पर गर्मी बढ़ रही है, कहीं पर सर्दी बढ़ रही है। तो आप देखो पंजाब में आज जो बाढ़ का हालत है वो किस कारण है, क्लाइमेट चेंज के कारण। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारणों के बीच संबंधों को समझना हमें इन चुनौतियों के लिए बेहतर तरीके से तैयार होने में सहायता कर सकता है। यह समुदाय में अधिक पर्यावरण अनुकूल आचरणों और लचीलेपन एवं अनुकूल के निर्माण की आवश्यकता के लिए समर्थन करता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्लास 7 की जो भूगोल के 3 चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगली कक्षाओं में हम क्लास 8 की NCERT के भूगोल के 3 चैप्टरों को पढ़ें, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले भारत की विविधपूर्ण जलवायु इसकी भौतिक स्थिति से प्रभावित होती है, जिससे पहाड़, पठार और मरुस्थल सम्मिलित है। मौसम अल्पकालिक होता है, ऋतुएं प्रतिवर्ष आती हैं तथा जलवायु दशकों तक दीर्घकालिक प्रतिरूप प्रतिबंधित करती है। ये पूरा समरी। अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से निकटता, पवन और स्थलाकृति जैसे कारक हैं जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। कारक हम पता है, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, निकटता या पवन, स्थलाकृतियां, ये किसको प्रभावित करती हैं, जलवायु को। मानसून कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यह फसल चक्र और आजीविका को भी प्रभावित करता है। जलवायु सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों, कृषि और आर्थिक क्रियाकलापों से भी जुड़ी होती है। जलवायु की समझ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात को तैयार रहने में सहायता करती है। जलवायु परिवर्तन मौसम अथवा तापमान को अति की ओर ले जाता है और यह प्राकृतिक और मानवीय जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। तो क्लाइमेट को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
ठीक है। अगली कक्षा में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी 2025 में ज्योग्राफी को समझेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट है वो हमारे सर द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे ही हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है उसके बाद हम इकोनॉमी एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और पढ़ते रहिए अच्छे से। हमारी जो कंप्लीट ज्योग्राफी बैच है उसको भी आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर कोई भी आप ऐसा एग्जाम है जिसमें ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है, आप उसमें बेसिक से अपना अच्छा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।